अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बन जाएगा's बुलेटिन एपिसोड 4। मैं मिनाह लतीफ़ अब्बासी और मेरा नाम अबू बकर ज़ुबैर है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, विच इज़ फाइंडिंग द राइट कंस्ट्रक्शन कंपनी टू बिल्ड योर हाउस। जिस तरह घर तो रोज़ रोज़ नहीं बनते, कुछ लोग अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया लगा रहे होते हैं एक ही दफ़ा घर बनाने में, तो ये एक जिम्मेदारी है जो आप किसी को दे रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार आम अल्फाज में, उसको ढूंढना, उसकी सिलेक्शन, ये एक बहुत ही थॉरो प्रोसेस है और काफ़ी रिसर्च इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारी आज की डिस्कशन में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे ताकि ये सारा प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए और हमारे लिए इजी हो जाए कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को हायर करना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पहला क्या सवाल है या पहला क्या क्राइटेरिया है जो हम देखते हैं। अच्छा मिनाहिल, ऐसा होता है कि जो मेरे ख्याल से घर बनाने में जो सबसे पहला आपके पास चैलेंज होता है वो तो आर्किटेक्ट हायर करना होता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग जो चीज़ है वो है ये है कि कॉन्ट्रैक्टर आप कौन सा हायर करेंगे, फिर मटेरियल आता है, फिर और चीज़ें आती हैं। तो वो वही आपकी बात है कि जब आप इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का सरमाया लगा रहे हैं तो आपने सोच समझ के लगाना है। तो हमने ये जो एक लिस्ट कंपाइल की है, ये लिस्ट कुछ इसमें प्रोसेस है और कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आप पूछने से ना वो आपका बेसिकली एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बन जाता है कि आप फिल्ट्रेशन कर लेते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा हमारे काम ठीक है हमारे लिए और कौन सा हमारे लिए ठीक नहीं है, या कौन सा चूज़ करना चाहिए। यस बेसिकली। तो हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक आप सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि आप कितना अरसे से काम कर रहे हैं। तो अगर वैसे तो ये सवाल अगर जनरल पब्लिक देखे तो उसके लिए तो ये बड़ी अजीब सा सवाल है कि मतलब कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि अगर आप रूरल पाकिस्तान में जाएं, इवन कि अभी तो शहरों में भी ये चीज़ शुरू हो गई है कि एक मज़दूर है, उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है, वो मिस्त्री बनता है, उसको फिर थोड़े से उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और वो ठेकेदार बन जाता है। अब वो ठेकेदार तो बन जाता है ठीक है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई सर्टिफिकेट नहीं है या उसके पास उसका चांस लग गया और उसने वो बन गया। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जब आप पूछते हैं कि आपको भाई कितना टाइम हो गया, तो भाई चले अगर वो बंदा कह रहा है 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो आप एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना। आप फिर आपकी लिस्ट जो है ना आपके पास कम होती जाती है कि जी चलें ये इस बंदे ने 2 साल से ये काम कर रहा है, ये पास हो गया, ये पास नहीं हुआ, तो आपकी लिस्ट कम हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है ना वो ये होता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। अच्छा, काम क्या किया। इसमें सबसे मज़े की बात बोला क्या होती है कि हमारे पास बन जाएगा में होते हुए हमें तो चले इस चीज़ का फ़ायदा है कि हमें मार्केट की चीज़ों का पता होता है। तो हमें अक्सर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि यार हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमें कुछ दिखाया और हमारे साथ कुछ किया। अब वो क्या होता है कि वो पिक्चर्स पोर्टफोलियो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी इनका काम अच्छा है, इनको प्रोजेक्ट दे दें, ठीक है। ये नहीं, आपने फिजिकल आप चीज़ बना रहे हैं, आप फिजिकली जाके उनका पोर्टफोलियो देखें, चेक करें। और इसमें भी एक टेक्निक है कि आप वो जो पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 से 4 साल पुराना हो, ताकि आपको पता चले कि जब 2-3 साल गुजर जाएंगे किस जगह पे सीपेज इनकी आती है। इनकी सीपेज तो नहीं आती, इनकी जो छतें हैं वो तो लीक नहीं करती, ठीक है, मटेरियल इन्होंने अच्छा यूज़ किया कि नहीं किया। तो जब आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो ना, तो अगर आपने 10 कॉन्ट्रैक्टर आपने चूज़ किए हुए हैं तो उसमें से आपकी मेरे ख्याल से तो आधी लिस्ट तो आपके पास बाकी रह जाती है, ठीक है। तो इसके ये जब 2 प्रोसेस आपने कर ली है ना, इसके बाद आता है आपका मेन प्रोसेस, मेन चीज़ जो आपने एग्रीमेंट जिस चीज़ पे करना होता है। अच्छा। ये वैसे ये चीज़ हमारी काफ़ी दफ़ा पहले डिस्कस हो चुकी है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर की बारी आती है, बात आती है, तो मेरी और आपकी ये काफ़ी डिस्कशन होती है। मुझे बताएं कि वैसे क्या है इस सवाल, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद मटेरियल की चॉइस, और मटेरियल लेगा कौन, क्या वो ठेकेदार लेगा या क्लाइंट खुद या बिल्कुल। अब जो क्वालिटी कंट्रोल है ना वो लेबर से ज़्यादा तो आपकी मटेरियल के ऊपर होता है। तो मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले भी हम बताएं कि 2 किस्म के आप एग्रीमेंट करते हैं, एक करते हैं विद लेबर, एक करते हैं विद मटेरियल। बिल्कुल। जब अगर आप विद मटेरियल विद लेबर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि उनसे लिखवाएं कि आप कितना मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है, हमें नहीं पता कि क्या होता है, आपकी साइड से आपका मटेरियल ना कहीं और जाता रहे। तो आप उनसे बिल ऑफ क्वांटिटी लिखवाएं कि जी आपको ये घर बनाने में ये आपको हमने जो है ड्राइंग्स दी हैं, इस पे कितना
कितना अमाउंट लगेगी मटेरियल की, तो वो आप लिखवाएं उनसे, लिखवा के वो अपने एग्रीमेंट के साथ अटैच करें, ठीक है, ताकि आपको पहले से पता हो, आप अपना एस्टिमेट भी बना के बैठें। अगर आप दूसरे केस में विद मटेरियल जाते हैं तो वो आप आर्किटेक्ट से बिल ऑफ क्वांटिटी लें कि उसे एस्टिमेट कि वो बताएगा कि कितना मटेरियल लगेगा। अब उस मटेरियल के अगेंस्ट आप उससे क्वालिटी पूछें मटेरियल की कॉन्ट्रैक्टर से, और वो जो क्वालिटी, मिसाल के तौर पे जो सीमेंट लगा रहा है वो कौन सा सीमेंट लगा रहा है, अब सरिया यूज कर रहा है, सरिया जो यूज कर रहा है, कौन सा सरिया यूज कर रहा है, जो चुनाई जिस चीज की हो रही है वो उसमें जो फार्मूला यूज कर रहा है वो क्या फार्मूला यूज कर रहा है। ये ना हो ना कि आप घर में जाएं तो वो पैसे बचाने के चक्कर में 10 साल बाद आपको दोबारा वही रेनोवेशन करानी पड़ रही है, वो चीजें दीवारें तोड़वा रहे हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा जी, हमारे दादाजी घर जो मसाला बनता है वो किस रेशो का बन रहा है, बिल्कुल ये जो चीजें ये अच्छा होता है कि अगर आप ये चीजें लिखवा लें, क्योंकि बाद में तो इस चीज का कोई जिम्मेदार नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके बाद एक सवाल जो बड़ा हमें सुनने को मिलता है वो ये होता है कि रेट अगर बढ़ गया मटेरियल का, मिसाल के तौर पे कि आपका सीमेंट है वो 500 की बोरी है, लेट्स सपोज, अब वो 600 की हो गई, तो क्लाइंट को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उसका मुझे वैसे आप बताएंगे। हाँ, उसका ये है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो कोट होता है उसमें ऑलरेडी ये मार्जिन इंक्लूडेड होता है, और क्लाइंट को जो अगर कभी रेट बढ़ भी जाता है तो वो एक्स्ट्रा पैसे क्लाइंट को नहीं देने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि जो शुरू में आप कोटेशन लेते हैं ठेकेदार से उसमें ये मार्जिन इंक्लूडेड होता है। बिल्कुल, तो इस चीज की टेंशन क्लाइंट की नहीं है। बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो जब आप देखें, अगर आपने ये 3-4 प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इन प्रोसेस से गुजर गई हैं और आपने 10, वैसे तो आपने लिस्ट बनाई थी 10 कॉन्ट्रैक्टर्स की, और आपने ये इस प्रोसेस से आप गुजर गई हैं, तो अब आपके पास ना एक क्लियर पिक्चर है कि आपके पास जी ये 2 या ये 3 जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टर, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लिया, शॉर्ट लिस्ट आपके होते जा रहे हैं ना साथ साथ। उसके बाद एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आता है कि जिस पे कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली भागते हैं, वो ये होता है कि टाइम डेडलाइन क्या होगी, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट, आप घर कितने अरसे में बना के देंगे। बिल्कुल। अब इस चीज पे ना जब आप ये बात करते हैं कि ये हम टाइम एग्रीमेंट के अंदर लिखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर, मैं अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इस चीज से भागते हैं, ठीक है, कि जी हो सकता है ज़्यादा टाइम किस वजह से उनका ज़्यादा लगता है, वो इस वजह से ज़्यादा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स एक टाइम पे शायद 10, शायद 15, शायद 20 प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट पे शॉर्टेज हो गई, वो इधर से कॉन्ट्रैक्ट उधर से अपने लेबर उठाएंगे, वहाँ पे लेके चले जाएंगे। अब आप बीच में रह गए, आपको अगर उसने 10 महीने बताए हुए हैं, वो शायद आपको 15 महीनों में चला गया, शायद 2 साल पे चला गया, तो बड़ा वर्स्ट केस होता है कि 2 साल पे चला जाए। लेकिन आपके लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ लिखवा लें, क्योंकि उसका लॉजिकल रीज़न ये है कि जब आपको एक कोट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो वो उसे पता है कि मैंने 1500 रुपया पर डे देना है अपने मजदूर को, 2500 से 3000 रुपये देना है अपने मिस्त्री को, बाकी उसे पता है हर चीज़ का कि कितने किस कंसल्टेंट को कितने पैसे मैंने देने हैं। तो वो किसी कैलकुलेशन की बेस पे, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन की बेस पे आपको बताता है ना कि मैं इतना मैं कोट कर रहा हूँ, तो वही चीज़ आप लिखवा लें कि जी आप 7 महीने आप कह रहे हैं, ठीक है जी, हम आपको 1 महीने का चले मार्जिन देते हैं, हम 8 महीने में कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो तो कॉन्ट्रैक्टर भागे इस बात से, तो वो ठीक है ही नहीं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। तो चलें 8 नहीं 9 महीने कर ले, लिखे इस चीज को लिख के देना कि कितने अरसे में वो करके देगा, क्या, क्योंकि आप ना लटकते रह जाए, ये पहले से तय हो तो बिल्कुल। इस तरह के वर्स्ट केस सिनेरियोज हमारे पास काफी हैं, हमारे पास स्टोरीज भी हैं ऐसी काफी, लेकिन डेफिनेटली लोगों की रेपुटेशन होती है, हम ये कैमरा पे नहीं बता सकते। तो अच्छा, उसके बाद आपसे चलें, आप वैसे पैसे शैसे बचाने में ना काफ़ी माहिर है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि पेमेंट प्लान क्या होता है वैसे? जो पेमेंट का स्केड्यूल होता है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन माइलस्टोन्स, कि ये एक माइलस्टोन अचीव होगा तो फिर आप पहले तो आप एडवांस दे दें ठेकेदार को, फिर उसके बाद पहला माइलस्टोन है कि जी आपने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, फिर आपको पैसे मिले, फिर आपने स्लैब को लेंटर जिसको कहते हैं डाल दिया, फिर पैसे मिले, फिर उसके बाद जब बाकी सारा फिनिशिंग प्लस्तर ये वो होगा तो थर्ड आपको पेमेंट तब करेंगे। तो ये माइलस्टोन के ऊपर बेस्ड होता है कि आप अब इसको देखें ना, ये फ़ायदा है, ये अक्सर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका स्ट्रक्चर आपका उसने बनाया और उसके बाद काम रोक दिया,
ठीक है, उसके पैसे रुके हुए हैं, उसने पहला लेंडर डाला, काम रोक दिया, ठीक है, उसके पैसे रुके हुए हैं, वो जब उसे पैसे चाहिए होंगे आएगा, काम करेगा। बिल्कुल। तो ये भी आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ अच्छी होती है। अच्छा एक और होती है चीज़ के बड़ी एक माइनर सी है, लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है ये कि जो साइट है उस पर सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे कि अगर तीसरे फ्लोर पे कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो आप लोगों ने भी आपने भी काफ़ी सुनी होंगी ये वाली बातें। मैंने तो बहुत ही सुनी हुई हैं कि ये बंदा गिरा, उसको जख्मी हो गया, तो अब जो है ना क्लाइंट जो है ना वो हर्जाना भरेगा। भाई क्लाइंट किस चीज़ का वैसे हर्जाना भरेगा? आपस की बात है, क्योंकि उसको हायर किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर ने, उसको लेकर आया है कॉन्ट्रैक्टर, उसे तीसरी मंजिल पे चढ़ाया है कॉन्ट्रैक्टर ने, तो जिम्मेदारी भी फिर तो जिम्मेदारी भी उसकी है। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, हम ये कह रहे हैं सेफ्टी मेजर्स पूरे करें। आपने पाकिस्तान में शायद ही मेरे ख्याल से कोई 100-200 कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होंगे कि जो लोग प्रॉपर अपने मजदूरों को और मिस्त्रियों को वो हैट्स पहनाई होती हैं उन्होंने और वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम सिर्फ हुलिया देख के कहते हैं ये मजदूर है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी लिखवानी एक बड़ी अच्छी होती है कि आप एग्रीमेंट के अंदर ये भी चीज़ लिखवा लें। तो खैर ये चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये कुछ प्रोसेस से आप गुजर जाएं, जितने भी 8-10 आपको क्वेश्चंस बताए हैं, तो आपके पास एंड पे शायद एक भी कॉन्ट्रैक्टर ना रहे लेकिन नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो होंगे, बिकॉज़ क्लाइंट्स कैन ऑलवेज आस्क, बन जाएगा फॉर दीज कॉन्ट्रैक्टर्स या ठेकेदार, आप बन जाएगा, कॉल कीजिए और अपनी क्वेरी आप रजिस्टर कराएं और विद इन 48 आवर्स बन जाएगा जो है विल लुक फॉर दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे सारी कोट्स लेके तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको वापस रिप्लाई करेंगे और आपको वापस बताएंगे। सो दैट्स इन ईज फॉर एवरीबडी फ्रॉम बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आज की डिस्कशन थी एंड आई होप एवरीबडी एल्स ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड विल सी एवरीवन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।